भारत की जो जटिल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और वो है इसके एयरबेस का विशाल नेटवर्क। अब ये सिर्फ हवाई पट्टियां नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो देश की सुरक्षा के लिए समझिए आसमान में एक अदृश्य ढाल की तरह है। तो आज हम इसी ढाल की बात करेंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। सोचिए, एक देश कैसे खुद को डिफेंड करेगा जब वो दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में दो दो न्यूक्लियर पावर वाले पड़ोसियों से घिरा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी को शेप देता है, और इसका जवाब जमीन पर तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आसमान की ऊंचाइयों में है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए इस नक्शे को। ये भारत की एयर पावर का जो विशाल स्केल है उसे दिखाता है। एयर कमांड्स, फॉरवर्ड बेस, एयरफील्ड्स, मतलब एक पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है, और ये जाल देश के हर कोने की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन एक बात साफ है, ये नेटवर्क एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। इसकी जो बुनियाद है वो असल में युद्धों से मिले कड़े सबकों पर रखी गई है। हर एक जंग ने इंडियन एयरफोर्स को मजबूर किया कि वो अपनी स्ट्रैटेजी और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार और बेहतर बनाए। देखा जाए तो 1947 से लेके 1999 के कारगिल वॉर तक जितने भी बड़े संघर्ष हुए, सब ने इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी को एक नया मोड़ दिया। पर एक जंग ऐसी थी जिसने सही मायनों में सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी 1962 की जंग। ये एक तरह का चौंकाने वाला वेकअप कॉल था। इस जंग ने हिमालय के इलाके में भारत की एयर डिफेंस की जो गंभीर कमजोरियां थीं, उन्हें सबके सामने ला दिया, और वो भी उस जगह जहां दुश्मन को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी था। इस जंग ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया, वो ये कि दुश्मन के करीब, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में एयरबेस होना कितना ज्यादा जरूरी है। और बस इसी के बाद से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्रिटिकल इलाकों में एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स यानी ALGs बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। तो इन सारे ऐतिहासिक सबकों से एक बिल्कुल साफ और पावरफुल सॉल्यूशन निकल कर आया। वो था फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का एक स्ट्रेटेजिक नेटवर्क तैयार करना। तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, या जिसे हम FOB कहते हैं, ये असल में है क्या? समझिए कि ये बॉर्डर के पास एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह है। इसका सीधा सा मकसद है दुश्मन पर तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से हमला करना, ताकि जो हमारा रिएक्शन टाइम है वो कम से कम हो। अच्छा, अब इस पूरे नेटवर्क को मैनेज कौन करता है? तो इसे इंडियन एयरफोर्स की 7 कमांड संभालती हैं। इनमें से जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड्स हैं, वो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज और खतरों के लिए जिम्मेदार हैं। ये पूरा सिस्टम एक तरह से नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। तो सवाल ये है कि आज के दौर में ये नेटवर्क काम कैसे करता है? चलिए इसी को देखते हैं। ये असल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और ड्यूअल पर्पस स्ट्रैटेजीज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये जो नक्शा है, ये खास तौर पर हिमालय के इलाके में चीन से मिलने वाली चुनौती पर फोकस करता है। इसमें साफ दिखता है कि कैसे इतने ऊंचे इलाकों में फाइटर बेस और सैनिकों को कितनी स्ट्रेटेजिकली तैनात किया गया है। चीन के साथ जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है, वहां पर खतरों से निपटने के लिए दौलत बेग ओल्डी जैसे बेस बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं। यहाँ Su-30 MKI फाइटर जेट्स और चिनूक जैसे हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर तैनात हैं। ये सब मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में एक्शन एकदम तेजी से हो। अब जरा पश्चिम की तरफ चलते हैं। ये नक्शा देखिए। ये दिखाता है कि पाकिस्तान से आने वाले खतरों से निपटने के लिए बॉर्डर के पास इंडियन एयर बेस का कितना घना नेटवर्क मौजूद है। जैसलमेर और पठानकोट जैसे जो बेस हैं, वो वेस्टर्न फ्रंट की रीढ़ की हड्डी हैं। यहाँ मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट हैं जो अपने सटीक हमलों मतलब प्रिसिजन स्ट्राइक्स के लिए जाने जाते हैं। और साथ में है राफेल जैसे मल्टी रोल फाइटर्स, मतलब ये डिफेंस और अटैक दोनों तरह के मिशन के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। भारत की एक और बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है डुअल यूज एयरफील्ड्स, मतलब ऐसे हवाई अड्डे जो सिविलियन भी हैं और मिलिट्री भी, जैसे तेजपुर और भुज। ये एयरपोर्ट्स आम नागरिक उड़ानों के साथ साथ मिलिट्री पर्पस के लिए भी काम करते हैं। इसका फायदा क्या है? इससे न सिर्फ उस इलाके का विकास होता है, बल्कि हमारी सेना को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है।
देखिए, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई लेयर्स में काम करता है। पहली लेयर है सर्विलेंस, जिसके लिए हेरॉन जैसे ड्रोन्स लगातार निगरानी करते हैं। दूसरी लेयर है अर्ली वार्निंग, जिसके लिए AWS विमान हमें पहले से खबरदार कर देते हैं। इसके बाद आता है इंटरसेप्शन, जहां S-400 और आकाश जैसी मिसाइलें खतरे को हवा में ही खत्म कर देती हैं। और आखिर में स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। लेकिन बात सिर्फ देश की रक्षा तक ही सीमित नहीं है। ये नेटवर्क भारत के प्रभाव को अपनी सीमाओं के पार एक बड़े रीजन में प्रोजेक्ट करने का भी एक जरिया है। और इसमें सबसे अहम है हमारा अंडमान और निकोबार कमांड। ये इंडियन ओशन में भारत की आंख और कान की तरह काम करता है। यहाँ से P-8I जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट समंदर के जरूरी रास्तों पर 24 घंटे नजर रखते हैं। और ये चीज इंडो पैसिफिक रीजन में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर भारत के रोल को और भी मजबूत करती है। यही नहीं, मॉरिशस और मेडागास्कर जैसी जगहों पर जो स्ट्रेटेजिक एक्सेस एग्रीमेंट्स हैं, वो इंडियन ओशन में भारत की ऑपरेशनल पहुंच को और भी दूर तक ले जाते हैं। इससे हमारी सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स की जो कैपेबिलिटीज हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो आखिर में इन सारे फॉरवर्ड बेसिस का जो सबसे बड़ा काम है वो है डेटरेंस, यानी दुश्मन को हमला करने की सोचने से भी पहले रोक देना। कहते हैं ना, इन बेस पर एडवांस्ड फाइटर जेट्स की मौजूदगी ही अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ संदेश है। लेकिन अब लड़ाइयों का तरीका बदल रहा है। ड्रोन्स, स्पेस, साइबर थ्रेट्स, ये सब नए चैलेंज हैं। तो सोचना लाजमी है कि इस नए दौर में भविष्य का फॉरवर्ड बेस आखिर दिखेगा कैसा? क्या सिर्फ हवाई पट्टियां बनाना ही काफी होगा, या फिर हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से नए सिरे से सोचना होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले कल की सुरक्षा तय करेगा।